Good afternoon, students. Let's continue our topic Indian economy on the eve of independence. Okay, स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बुक के बारे में पढ़ा, बुक को डिस्कस किया हम लोगों ने कि हम इस पेपर में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उनको स्टडी करने के लिए हमें एक बार इंडियन इकोनॉमी की बिफोर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी या टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी उसको डिस्कस करना कंपलसरी है। ओके, इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिसने इंडिया को ऑक्यूपाइड कर लिया था, इंडियन इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से डेवलप किया ताकि जो ब्रिटेन में, जो इंग्लैंड में मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी उनको रॉ मटेरियल इजीली इंडिया से सप्लाई कराया जा सके। यानी ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी या इंडिया केवल रॉ मटेरियल का सप्लायर बन के रह गया। कभी इन ब्रिटिशर्स ने कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्लान इंडिया में इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया ताकि वो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करें, बल्कि उनकी हर पॉलिसी के पीछे एक ही मोटिव था, कैसे भी इंडियन इकोनॉमी को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाया जाए और इंग्लैंड में रॉ मटेरियल के यूज से जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इंडिया को उनका एक बड़ा मार्केट बनाया जा सके। यानी इंडिया में इंग्लैंड में प्रोड्यूस की गई जो फाइनल गुड्स हैं उनको इजीली सेल किया जा सके। यानी एक तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को जहां अपने लिए रॉ मटेरियल सप्लायर बनाया, उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ हमें इस तरह से डेवलप किया ताकि हम उनकी गुड्स पर, उनके द्वारा प्रोड्यूस आइटम्स पर डिपेंड हो सकें। यानी उन्होंने हमारे लिए एक डिपेंडेंसी भी क्रिएट की। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने टॉपिक वहाँ पर मेंशन किया था, डिस्कस किया था कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैं आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने कोई भी पॉलिसी इस तरह से अडॉप्ट नहीं की। नो पॉलिसी टेकन बाय ब्रिटिशर्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी इंडिया को डेवलप करने के लिए कोई भी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट नहीं की। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि कभी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की नेशनल इनकम या इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का, मेजरमेंट करने का भी कोई एफर्ट नहीं किया। क्लियर है चीज? और कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने उस समय इंडियन इकोनॉमी में इंडिया की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो बहुत ही के विवादित रहे, बहुत ही उसमें कॉम्प्लेक्सिटी रही। जैसे दादा भाई नौरोजी, नाम बताया था, फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेट नेशनल और पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। इसके बाद मैंने नाम लिया फिंडले सिराज का, इकोनॉमिस्ट थे ये फिंडले सिराज। ठीक है, डिग्वी का नाम लिया था हमने, डिग्वी, डॉक्टर VKRV राव। ये कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने
टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में नेशनल इनकम मेजरमेंट करने का काम किया, लेकिन ये सारे कैसे थे, डिस्प्यूटेड थे। लेकिन डॉक्टर BKRV राव ने स्टूडेंट्स, डॉक्टर BKRV राव ने जो भी इंडिया के नेशनल इनकम संबंधी एस्टिमेट्स दिए, इनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया था। और अगर हम कुछ रिसर्च की माने, कुछ उस समय की स्टडीज़ को माने, तो उन स्टडीज़ में क्लियर कहा गया था कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट था, GDP ग्रोथ रेट था स्टूडेंट्स पर एनम 2% से भी कम था, लेस देन 2%। और अगर हम इंडिया इन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम यानी PCI ग्रोथ रेट की बात करें, तो PCI ग्रोथ रेट स्टूडेंट लेस देन 0.5% से भी कम रही। इतना डिस्कशन स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, इसी सीरीज में स्टूडेंट्स हम आगे और बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, लो लेवल डेवलपमेंट या लो लेवल या लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा टॉपिक उसी में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कॉलोनियल मीन्स उपनिवेश, यानी हम किसके उपनिवेश थे, ब्रिटिश के, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो था स्टूडेंट्स, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे इंडियन एग्रीकल्चर का ब्रिटिश द्वारा शोषण किया गया। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, शोषण करना। ठीक है, तो किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी जो ब्रिटिश ने इंडियन एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉइट किया था, उसे शोषित किया था, उसकी सिचुएशन टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस क्या थी। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम, यानी इंडियन एग्रीकल्चर में ब्रिटिश ने जमींदारी सिस्टम अडॉप्ट किया। अगर आपने सोशल साइंस 9th 10th में पढ़ा होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि व्हाट इज जमींदारी सिस्टम। ठीक है, क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते थे, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया को किसी एक पर्सन की ऑनरशिप में दे देते थे, और इस पर्टिकुलर लैंड एरिया का जो मालिक हुआ करता था उसे जमींदार कहा जाता था। ठीक है, जमींदार क्या करता था, ये पर्टिकुलर लैंड एरिया जो फार्मर्स थे, जो कृषक थे, किसान थे, उनको किराए पर देता था या उनको एग्रीकल्चर करने को देता था, बदले में उनसे कुछ पैसे, धन या अनाज लेता था, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेवेन्यू कहते हैं। यानी जो जमींदार होता था, अपने अंडर जो उसके लैंड हुआ करती थी, जो जमीन हुआ करती थी, भूमि हुआ करती थी, उसको किसानों को खेती करने को दे देता था, और इसके बदले किसानों से कुछ अनाज या पैसा उस खेती करने के बदले में वसूलता था, जिसे हम क्या कहते थे, रेवेन्यू कहते थे। ओके, तो यही क्या था, जमींदारी सिस्टम था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड हुआ करती थी, जो जमींदारी सिस्टम जो लैंड हुआ करती थी, जो ब्रिटिश जमींदार को हैंड ओवर करते थे, उसके बदले में जो भी पैसा अनाज इकट्ठा होता था उसे क्या कहते थे, लैंड रेवेन्यू कहते थे। इन दिस सिस्टम द ऑनर ऑफ लैंड बट डिक्लेयर एज जमींदार। मैंने बताया कि इस लैंड का जो भी ऑनर डिक्लेयर किया जाता था वो कौन होता था, जमींदार होता था। ओके, नेक्स्ट, जमींदार
पे a fixed sum amount to British government by way of land revenue and were free to collect as much as they wished amount from farmers। तो सिस्टम क्या था? जो ब्रिटिशेस थे स्टूडेंट, ब्रिटिशेस, ये एक जो लैंड एरिया होता था, ये क्या है मान लो लैंड एरिया था। ये लैंड एरिया ब्रिटिशेस क्या करते थे? हैंड ओवर कर देते थे किसे? जमींदार को। बदले में जमींदार क्या करता था? इस लैंड के लिए ब्रिटिशेस को एक फिक्स अमाउंट दे देता था। एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए ब्रिटिशेस ने ये लैंड का जो एरिया मैंने आपको बताया, ये इस जमींदार को दे दिया। जमींदार क्या करेंगे? मान लीजिए जमींदार से कहते थे आप हमें 5,000 रुपये दीजिए, तो ये जमींदार क्या करता था? एक फिक्स अमाउंट क्या करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता था। और इसके बाद ये जो लैंड एरिया है इसको फार्मर्स को दे देता था। किसके लिए? फार्मिंग के लिए। और बदले में जो जमींदार था ये इस लैंड एरिया के बदले में फार्मर से जितना चाहे पैसा वसूल सकता था, जिसे हम रेवेन्यू कहते थे, यानी रेवेन्यू वसूल लेता था, जितना चाहे वसूलता था। ठीक है, तो फार्मर हैड नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ये क्या करता था जमींदार स्टूडेंट? मान लीजिए जो ये एरिया ऑफ लैंड था, फार्मर्स को इन्होंने किराए पर दे दिया। ठीक है, फार्मर्स ने क्या किया? इस लैंड ऑफ एरिया पर फार्मिंग की और 5,000 रुपये का मान लीजिए इस पर अनाज प्रोड्यूस कर लिया। अब जमींदार ने क्या किया? जमींदार ने इन फार्मर्स से इस लैंड को यूज करने के लिए 4,000 रुपये एज ए रेवेन्यू वसूल कर लिया, क्योंकि इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। एक बार फिक्स अमाउंट ब्रिटिश को देने के बाद जमींदार चाहे जितना फार्मर से वसूल कर सकते थे। तो किसान ने इस लैंड एरिया पर कितना प्रोडक्शन किया स्टूडेंट? 5,000 का। और बदले में जमींदार ने क्या किया? इस यूज के बदले में इनसे 4,000 रुपये रेवेन्यू में ले लिया। 4,000 रेवेन्यू में ले लिया। अब फार्मर्स के बाद स्टूडेंट कितना पैसा बचता है? 1,000 रुपीज। अब इस 1,000 रुपीज में इन फार्मर्स को कुछ खाना भी है, अपने लिए खाने के लिए अनाज रखना है, कुछ इन्होंने इसमें लागतें लगाई होंगी, कॉस्ट, उनको भी रिटर्न करना है। तो इतना कम अमाउंट के बाद किसान जब जमींदार को पैसा पेमेंट कर देता था तो इनके पास कुछ भी सरप्लस में नहीं बचता था, ताकि ये अपनी उस सरप्लस को एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सके। यानी जमींदार को पेमेंट करने के बाद इन लोगों के पास एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं बचता था। दूसरी तरफ जमींदार क्या करता था? जमींदार स्पेंट देयर मोर रेवेन्यू ऑन लग्जूरियस ऑफ लाइफ। और जो जमींदार था उसको जो रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट होता था वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीने को, विलासिता की जिंदगी जीने, शौक में निकाल देता था। वो भी उस एग्रीकल्चर लैंड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। और स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट क्या हुआ? ना तो इन्वेस्टमेंट फार्मर कर पा रहा था और ना ही इन्वेस्टमेंट जमींदार कर रहा था। तो रिजल्ट क्या होता? जो लैंड है वो अपना फर्टिलिटी पावर को ख़त्म कर देती थी, ऊसर हो जाती थी, उसमें प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितना कि उससे होनी चाहिए थी। और यही धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ? एंड लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड ऑन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर को जरूरी रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र नहीं मिलते थे, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स नहीं मिलते थे, रिक्वायर्ड केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं मिलते थे। तो बदले में क्या हुआ कि रिजल्ट में क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर लैंड था वो धीरे धीरे खत्म होते चला गया या बहुत कम
प्रोडक्टिव रह गया और एग्रीकल्चर सेक्टर और पुअर से पुअर कंडीशन में जाता रहा। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को जो ब्रिटिश कॉलोनियल था उसने जमींदारी सिस्टम से बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया, उसमें कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर हम लोग जब हमने कल वीडियो को स्टार्ट किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 85 to 90% जो पॉपुलेशन थी स्टूडेंट किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। फिर भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा, एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही थी, स्पेशल हैंडीक्राफ्ट्स में। कल बताया गया आपको, हैंडीक्राफ्ट्स में कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स के प्रोडक्शन में नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी। और हमारा जो कॉटन क्लॉथ्स का काम था और जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम था स्टूडेंट, ये हमने कल डिस्कस किया था कि हैंडीक्राफ्ट और कॉटन या सिल्क क्लॉथ्स का जो इंडस्ट्री थी, जो प्रोडक्शन था, वो हमारा वर्ल्ड फेमस था। वर्ल्ड के नंबर ऑफ कंट्रीज इंडिया से इन हैंडीक्राफ्ट को इंपोर्ट करते थे और कॉटन का कपड़ा इंपोर्ट करते थे और हम सबके लिए एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो। वो इंडिया को केवल एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो इस तरह से पॉलिसीज को अडॉप्ट किया कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कोलैप्स कर गया। उन्होंने इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो स्टोन या अदर मेटल्स के बने आभूषण ऑर्नामेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। टैक्स लगाते थे तो क्या हुआ कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थे, इन पर उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और जब ये टैक्स लगाना शुरू कर दिया इन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स पर, तो इनकी कीमतें क्या हुई, बढ़ने लगी, प्राइस इनके बढ़ गए। और जब इंडियन प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए तो वर्ल्ड में हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो डिमांड थी, हमारे कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स के लिए जो डिमांड थी, उसकी डिमांड क्या कही, कोलैप्स करने लगी। हमारे जो प्रोडक्ट थे वो वर्ल्ड मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली महंगे होने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में घटने लगी। इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया वाज एक्सपेंडेड कंटिन्यूअसली स्पेशली इन हैंडीक्राफ्ट्स बिफोर कॉलोनियल इरा। यानी कॉलोनियल, जब ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा था, स्पेशली किसमें, हैंडीक्राफ्ट्स में। ठीक है, कब, ब्रिटिश के आने से पहले लिखा, ब्रिटिश कॉलोनियल इरा से पहले जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कंटिन्यूअस एक्सपेंड हो रहा था। बाद में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है वर्ल्ड वाइड रिप्यूटेशन एंड हैव अ फॉरेन डिमांड ओवर द वर्ल्ड। इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे
जो हाथों से बनाई गई चीज़ें थीं, वो वर्ल्ड में उन्हें बहुत रिप्यूटेशन मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली, और साथ ही साथ फॉरेन डिमांड भी पूरे वर्ल्ड में इनके लिए बहुत थी। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। दे इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी यानी बहुत बड़े टैक्स लगा दिए। ड्यूटी मीन्स टैक्स, हैवी ड्यूटी यानी बहुत टैक्स लगा दिए। एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर फॉरेन हैंडीक्राफ्ट ऑफ इन इंडिया। ठीक है, यानी हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे स्टूडेंट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, इन पे इन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया, जिससे क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की प्राइस बहुत महंगे हो गए, बढ़ गए। साथ ही साथ जो फॉरेन हैंडीक्राफ्ट्स थे स्टूडेंट्स, उनको इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए टैक्स फ्री कर दिया। क्या किया, इनके इंपोर्ट्स पर टैक्स फ्री हो गया, टैक्स हटा दिया। तो रिजल्ट देखिए, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उन पे टैक्स इंपोज कर दिया, और जो फॉरेनर हैंडीक्राफ्ट्स थे उनके इंपोर्ट को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए उन पे टैक्स हटा दिए गए। तो रिजल्ट क्या हुआ, जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे स्टूडेंट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स वो उनके रेट्स क्या हुए, हाइक हो गए, बढ़ गए। और जो फॉरेन हैंडीक्राफ्ट से स्टूडेंट्स, उनके प्राइस कम हो गए। क्यों, इन पर टैक्स क्या किया, हटा दिया गया, और इंडियंस पर टैक्स लगा दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स महंगे हो गए थे, फॉरेन्स के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो अब सस्ते हो गए, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स इनको कॉम्पिटिट नहीं कर पाए। यानी लोगों ने क्या किया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया, उनको खरीदना बंद कर दिया, और फॉरेन से इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स को इंपोर्ट किया जाने लगा। यानी हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो अब कोलैप्स कर गई, और ये ब्रिटिशर्स ने अब एक बिल्कुल डिस्ट्रॉयड पॉलिसी के साथ ये अडॉप्ट किया था। उनका एक ही टारगेट था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना, और उन्होंने वही किया। और अबव एक्टिविटी डिस्ट्रॉय फॉरेन डिमांड एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। और इससे क्या हुआ, यानी हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर टैक्स लगाना और फॉरेनर हैंडीक्राफ्ट्स को टैक्स फ्री कर देना, इससे क्या हुआ कि हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो एकदम कोलैप्स कर गए, उनकी डिमांड ख़त्म कर दी गई। इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, colonial exploitation of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स हमारे कंट्री के साथ वर्ल्ड के अदर कंट्री के बीच जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। जैसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स बहुत फेमस थे, तो हम क्या करते थे, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को वर्ल्ड के अदर कंट्री के साथ सोल्ड करते थे, बेचते थे, बदले में हमें कुछ पैसा मिलता था। ऐसे ही कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स थे जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते थे या महंगे प्रोड्यूस होते थे, तो हम उनको क्या करते थे, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से परचेज कर लेते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो हम इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं स्टूडेंट्स। और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो क्या था, हैंडीक्राफ्ट्स का था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी हमारा जो अदर कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको भी
कोलैप्स कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया, यानी उन्होंने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को भी शोषित किया, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड का भी शोषण किया। कैसे? देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसीज। अभी मैंने बताया टैरिफ मीन्स भी यहाँ टैक्स ही है। टैरिफ भी क्या है? एक तरह का टैक्स है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी का यूज किया। बताया ना अभी। देखिए, इससे पहले जब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा तो हमने क्या कहा कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे, उन पे टैक्स को क्या किया? इम्पोज कर दिया गया, टैक्स इम्पोज किया, जबकि जो अदर फॉरेन हैंडीक्राफ्ट्स थे, उन पर टैक्स को क्या किया गया? हटा दिया गया। जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पे टैक्स बढ़ाया गया तो फॉरेन हैंडीक्राफ्ट पे भी टैक्स बढ़ाना चाहिए था। तो क्या होती है? इक्वल पॉलिसी, इक्वलिटी थी। लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स को बढ़ाया गया और फॉरेन हैंडीक्राफ्ट्स, फॉरेन प्रोडक्ट पर टैक्स हटाया गया। तो देखिए, भेदभाव हो रहा था, इंडिया और अदर्स के साथ भेदभाव हो रहा था। वो डिस्क्रिमिनेशनरी टैक्स पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे। तो वही लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी टू एक्सप्लॉइट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसका शोषण करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी को एडॉप्ट किया। ओके, ब्रिटिश अलाउड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, यानी हमारा जो इंडियन रॉ मटेरियल था, देखिए स्टूडेंट्स, वो चाहते थे इंडिया का जो रॉ मटेरियल है, इंडिया का जो रॉ मटेरियल है, ये इंग्लैंड को मिलता रहे, इंग्लैंड को मिलता रहे या ब्रिटिश को मिलता रहे। तो उन्होंने क्या किया? जो इंडिया का रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट था, इसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। इंडिया का जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट था उसको क्या किया? उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। क्यों? अभी आपको हमने बताया था कि हम सप्लायर थे रॉ मटेरियल के, किसके लिए? इंग्लैंड या ब्रिटिश के लिए सप्लाई करते थे। और अगर इस रॉ मटेरियल के सप्लाई पर टैक्स लगता तो इंग्लैंड को ये रॉ मटेरियल महंगा मिलता और हमें ज़्यादा पैसे मिलते। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया का रॉ मटेरियल था, जिसे इंडिया से इंग्लैंड भेजा जाता था, उसको उन्होंने क्या किया? टैक्स फ्री कर दिया, उस पर टैक्स बिल्कुल इम्पोज नहीं किया। दूसरा क्या था? रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने इंडिया का जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट था उसे क्या किया? ड्यूटी फ्री यानी टैक्स फ्री कर दिया। एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। और हमारा जो देखिए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट था, इसको इन्होंने क्या किया? टैक्स फ्री कर दिया। यानी अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल इंग्लैंड या ब्रिटेन को भेजा जा रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, ताकि इंडिया से ज़्यादा रॉ मटेरियल वहाँ जाता रहे। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी स्टूडेंट्स, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी, उनके इंपोर्ट यानी इंडिया में मंगाने पर इंपोर्ट को इन्होंने क्या किया? टैक्स फ्री कर दिया।
समझ रहे हैं? यानी जो इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजा जा रहा था उसको इन्होंने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया, ताकि इंडिया से ज़्यादा रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा सके। अब जब ब्रिटेन ये रॉ मटेरियल पहुंच जाता था तो ये उस रॉ मटेरियल से गुड्स बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, और फिर उन प्रोडक्ट को इंडिया वापस भेजते थे, जिसे हम क्या कहते थे, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन्स गुड्स। जो ब्रिटेन ने गुड्स बनाई उनको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, तो उस इंपोर्ट को भी इन्होंने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया, ताकि इंडिया में ब्रिटेन की जो गुड्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से लॉस किसका हुआ, इंडिया का। पहला, हम जो चीजें ब्रिटेन भेज रहे थे उनको इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, यानी ब्रिटेन को रॉ मटेरियल बेचने से हमें जो पैसा मिलता वो अब टैक्स वाला पैसा हमें नहीं मिल रहा था, यानी वो पैसा हमें कंपैरेटिवली कम मिल रहा था। दूसरा लॉस, हम जो ब्रिटेन से हम गुड्स मंगाते थे वो टैक्स ना लगने की वजह से इंडिया की गुड्स से सस्ती हो रही थी, इसलिए ब्रिटेन की ज़्यादातर वस्तुएं इंडिया में आ रही थी, यानी यहां से हमारा ज़्यादा पैसा ब्रिटेन जा रहा था। समझ रहे हैं? तो दोनों तरह से लॉस किसका हुआ ट्रेड में, इंडिया का। फायदे में कौन रहा, ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि उसको सस्ता रॉ मटेरियल मिल गया। दूसरा, उसके द्वारा जितनी प्रोड्यूस गुड्स थी उनको सबको इंडिया में आसानी से बेचा गया, और इंडिया में जो गोल्ड था, जो करेंट पैसा था, वो सारा का सारा ब्रिटेन की तरफ ट्रांसफर होता रहा। प्रॉफिट में कौन रहा, ब्रिटेन, और लॉस किसका हुआ इसमें, इंडिया का। तो देखिए इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटेड टैक्स पॉलिसीज को इंडिया में अडॉप्ट किया, और इस डिस्क्रिमिनेशन टैक्स पॉलिसी से क्या हुआ, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो क्या हुआ, बर्बाद हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ वही लिखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी टू एक्सप्लॉइट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड। Britishes allowed duty-free export of Indian raw material to fulfill the industrial need in Britain, and duty-free import of Britain goods to expand demand for the British goods in Indian markets. Adaptation of above policy, India become importer of finished good from Britain एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। इस पॉलिसी से क्या हुआ कि हम जो ब्रिटेन में गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी उनके बड़े इंपोर्टर बन गए, और हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था हम ब्रिटेन के लिए उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए। और रिजल्ट क्या हुआ, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो लॉस में चला गया, घाटे में चला गया। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल रूल ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर तरफ से एक्सप्लॉइट किया, इंडियन इकोनॉमी को हर तरफ से कोलैप्स किया। उन्होंने हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को शोषित किया, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को शोषित किया, और हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को भी उन्होंने शोषित किया। और इस तरह से हमें एक जो इकोनॉमी 1947 में दी वो कैसी थी, एक कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमी थी, जहाँ पर पॉपुलेशन बर्डन था, जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं था, जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वीक कंडीशन में था, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वीक कंडीशन में था, इंटरनेशनल ट्रेड एकदम कोलैप्स था। ऐसी इकोनॉमी स्टूडेंट्स हमें लेगेसी में मिली। फिर हमने जब इंडिपेंडेंस अर्न की प्राप्त किया, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स, जो लीडर्स थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के इस बिगड़े हुए स्ट्रक्चर को डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट पॉलिसीज से इसको थामना शुरू किया, इसमें डेवलपमेंट करने की पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे आज हम इस सिचुएशन में हैं।
तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट जिस सिनेरियो में है, ये हमारे कोई 2 4 10 साल के रिजल्ट्स नहीं है स्टूडेंट्स। हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स लेगेसी में मिली थी, इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याएं हमें उत्तराधिकार में मिली थी। धीरे धीरे हम काफ़ी समस्याओं को कंट्रोल कर चुके हैं और आगे की भी समस्याओं को कंट्रोल किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ब्रिटिश जो इंडियन इकोनॉमी थी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, उसका एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। इस ओवरव्यू को आप अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। कल हम इस टॉपिक पर लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम दोनों वीडियोस में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स, उन पे डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से लर्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और नोट्स बना के ग्रुप में सेंड कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, थैंक यू।